देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर अकॉर्डिंग रीडिंग 34 है जो भी है, और आपका जो रीडिंग अकॉर्डिंग है 121 है। फर्स्ट पॉलिसीज ऑन इंक्लूसिवनेस। इसके पहले 3 लेक्चर जितने भी हमने इस चैप्टर से पढ़े उसको आपको समझ लेना है कि हम पढ़ रहे हैं आजकल एग्रीकल्चर ग्रोथ के बारे में, और एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए, इक्वलिटी के लिए, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी के लिए डिफरेंट टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं। उन पॉलिसी का हम देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट है और कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट किया गया है, उसके क्या पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट हैं, ये पढ़ रहे हैं क्लास। तो इसी कंटेंट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी पढ़ चुके हैं, मार्केटिंग पॉलिसी पढ़ चुके हैं, और हम पढ़ने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव पॉलिसी, यानी कि एग्रीकल्चर में इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगा। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा तो बेसिकली हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेन एस्पेक्ट है कि किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उस केस में हर एक सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तभी एक साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। और उससे सोसाइटी का हर एक सेक्शन, सोसाइटी के हर एक सेक्शन की बात है, चाहे वो फार्मर हो, चाहे स्मॉल फार्मर हो, चाहे लार्ज फार्मर हो, या चाहे वो मार्जिनाइज्ड ग्रुप हो, चाहे वुमेन्स की बात करें, चाहे SC ST OBC की बात करें, किसी भी सेक्शन की बात करें, बीगर सेक्शन की बात करें या रिच सेक्शन की बात करें, वो इनक्वालिटी की बात करता है या रीजनल इक्वालिटी की बात करता है कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सिचुएशन है तो उसको भी इक्वल लाना है, तो इक्विटी की बात कर रहा है। तो जो हमारा ये इंक्लूसिवनेस पॉलिसी है ये बेसिकली फोकस करेगी इक्विटी पे। इक्विटी का मतलब समानता। तो इस सेक्टर में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, और इक्विटी लाने के लिए गवर्नमेंट की जो इंक्लूसिवनेस पॉलिसी है उस पॉलिसी को हमें पढ़ना पड़ेगा। उस पॉलिसी है क्या, तो क्या इस दिशा में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप अडॉप्ट किए हैं। तो लेकिन आपके रीडिंग में जितना है हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो क्लास देखिए, पहला पैराग्राफ लिख रहा है कि हैविंग ग्रोथ रेट एंड इक्विटी इन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट ऑफ द इम्प्रूवमेंट लिवलीहुड इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया में अगर लिवलीहुड को यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करना है तो इंक्रीजिंग द वायबिलिटी ऑफ स्मॉल एंड इंक्रीज फार्मर की जो स्मॉल फार्मर है, जो मार्जिनल फार्मर है, उनकी ग्रोथ करना पड़ेगा। चाहे उनकी प्रोडक्टिविटी की बात हो, चाहे उनका कंजप्शन की बात हो, चाहे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड की बात हो, या जो स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, उनकी एजुकेशन की बात हो, उसकी हेल्थ की बात हो, मतलब हम उनकी बात, या उनकी लैंड होल्डिंग की एरिया की बात हो, या उनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात हो। यानी कि हम स्मॉल फार्मर को और मार्जिनाइज्ड ग्रुप के फार्मर है, जो मार्जिनल फार्मर है, उन पर फोकस करना है। ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर रिड्यूसिंग द सोशल जेंडर एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। सोशल जेंडर में हम वुमेन्स की बात करेंगे क्लास, और रीजनल डिस्पैरिटीज में हम स्टेट वाइज का बात करेंगे। सो इम्प्रूविंग द रेनफेड एरियाज। हमारे इकोनॉमी में मतलब इंडिया की सिचुएशन है, इसकी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सिचुएशन होती है रेनफॉल की, उसको देखना है। और किस तरह से एग्रीकल्चर इक्विटी लाने में रोल करती है, हमारा ये आपका टास्क है क्लास। तो मैं बहुत शॉर्टकट में आपको क्या कर रहा हूँ, हर एक जितने भी पैराग्राफ है उसको शॉर्टकट में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ क्लास, और समझते जाना। पहला देखिए, आपका फर्स्ट टॉपिक है इंक्रीज इन द वायबिलिटी ऑफ सेविंग एंड मार्जिनल फार्मर। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की जो सिचुएशन है उसको, उनमें जो डिफरेंसेस है लार्ज फार्मर में और स्मॉल फार्मर में बहुत डिफरेंसेस है, और इन डिफरेंसेस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फोकस करना पड़ेगा। तो पहले आप इनमें प्रॉब्लम को देख लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे है क्लास, देखिए, अराउंड द 80% ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग बिलोंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। 80% जो फार्मर इंडिया में है उनकी जो लैंडिंग होल्डिंग है बहुत स्मॉल है, छोटी छोटी होल्डिंग है, एंड द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग हैज बीन सिंकिंग एंड इज मैटर ऑफ कंसर्न। सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता है कि इंडिया में, यानी कि अपनी कंट्री, जो ये दिखाना चाहता है कि जो एक तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा मतलब होती जा रही है हमारा, लेकिन उस हिसाब से हमारा लैंड तो श्रिंकिंग एरिया कम होती जा रही है,
होल्डिंग एरिया कम होती जा रही है। चाहे इसका रीजन बहुत सारे हो सकता है, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला जा रहा है, या सर्विस सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, या हाउसिंग सेक्टर ग्रोथ कर रहा है। हर सेक्टर ग्रोथ करने से हमारा जो होल्डिंग एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मिंग होती थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर डिवीजन हो जाता रहा है। जैसे एक फैमिली में पहले 2-3 मेंबर होते थे, फैमिली के ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। आज ज्वाइंट फैमिली ना होकर के न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, और न्यूक्लियर फैमिली हो रही थी जो लैंड्स है वो डिवाइड हो जाती है फैमिली में। लैंड फैमिली में डिवाइड होते ही ऑलरेडी छोटे छोटे उनके पास लैंड है, जब फैमिली में डिस्प्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाती है, तो वो एरिया और कम होती जा रही है। तो लैंड का जो होल्डिंग एरिया है पर पर्सन वो कम होता जा रहा है, पर हेक्टेयर अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसमें ये होता है कि उसमें लार्ज एग्रीकल्चर लेबर पे खेती नहीं कर सकते हैं, या बड़े बड़े इक्विपमेंट नहीं लगा सकते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से एक लार्ज स्केल पे कोई भी एक क्रॉप का नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, फिर सिर्फ लिवलीहुड के लिए खेती स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्लास, फार्मर फेस द सेवरल रिस्क इन द एग्रीकल्चर। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ, जो स्मॉल फार्मर है या लार्ज फार्मर है, दोनों फार्मर कंपेयर करें, दीज आर प्रोडक्ट रिस्क है, वेदर का रिस्क है, डिजास्टर रिलेटेड रिस्क है, प्राइस, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड पॉलिसी रिस्क। दीज आर रिस्क आर मच हायर फॉर स्मॉल फार्मर। मतलब क्या है कि ये रिस्क है कि मार्केट में कभी उसको गुड्स नहीं बिकता है, या मार्केट में उसको प्रॉपर रेट नहीं मिलता है, या उसको कभी वेदर की प्रॉब्लम है, कभी उसके पास एरिगेशन अगर अच्छे से रेनफॉल नहीं हुआ तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। साथ के साथ अगर फार्मर का मार्केट में सेल नहीं होता है स्मॉल फार्मर का, तो क्या कहता है नेक्स्ट ईयर के प्रोडक्शन के लिए उसके पास कॉस्ट नहीं आ पाती है। कुल मिला के हम कहना चाहते हैं कि चाहे बिफोर हार्वेस्टिंग हो और आफ्टर हार्वेस्टिंग, जो भी प्रोसेस है मार्केटिंग से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, सोन एरिया से लेकर के, बुआई से लेकर के कटाई, और फिर एरिया मार्केट तक गुड्स को पहुंचाने में जो रिस्क है वो लार्जर फार्मर का कम है, स्मॉल फार्मर का ज़्यादा है। रीजन क्या है, स्मॉल फार्मर पास इतनी प्रॉपर सेविंग नहीं होती है, उसे हर चीज़ के लिए अडॉप्ट करना पड़ता है। उसे फर्टिलाइजर लेना है, या सीड्स का परचेज करना है, या केमिकल लेना है, छिड़काव करना है, हर चीज़ के लिए उसे उधार लेना पड़ता है। तो वो क्या होता है, एक रीढ़ी होता जा रहा है, और टाइम पे उस टाइम पर उसके गुड्स जो प्रोडक्शन होता है उस मार्केट में टाइम पे सेल नहीं होता है, तो उसका भी रिस्क रहता है। मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है, अप डाउन आ रहा है, उसको प्रॉपर रेट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर प्रोडक्शन हो जाता है मार्केट में सेल नहीं होती है, तो उसको सेविंग कहाँ रखेगा, उसको जब तक उसका रेट हाई हो जाए, उसके पास भी स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि यही लार्ज फार्मर के पास देखें तो वो 6 महीने 2 साल तक अपने क्रॉप को रख सकता है, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में उसके रख सकता है, उसको एक प्रॉपर टाइम तक होल्ड कर सकता है। मतलब कि लार्ज फार्मर जो है, जो मल्टी लेवल पर क्रॉपिंग कर रहा है, और जो स्मॉल फार्मर है, वो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो इक्विटी ये कहती है कि किस तरह से सभी फार्मर को समानता लाई जाए, सोशल जस्टिस कैसे हो, ये बात करना चाहता है। और दूसरी बात कि लार्ज फार्मर देखो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखो, और जो स्मॉल फार्मर है उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखो। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम स्टेट वाइज डिफरेंस देखें तो पंजाब का फार्मर कितना रिच है, या यूपी बिहार या ईस्टर्न यूपी या आप झारखंड इस साइड जाएंगे तो वहाँ का किसान कितना पुअर है। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा करके क्लास आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो देखिए आप टेबल नंबर 22 देख लीजिए और टेबल नंबर 23 देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिखा देगा कि पर हेक्टेयर इनकम कितनी हो रही है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, और पर पर्सन जो है इनकम कितनी है। ठीक है, तो बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इसको डेप्थ में नहीं पढ़ रहा हूँ क्लास, आप देख सकते हैं। ठीक है, एरिया वाइज। ठीक है, देखो आप लिखा होगा मंथली इनकम एंड कंजप्शन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। ठीक है, ये देख लीजिए आप, या एवरेज इनकम क्या है वो देख लीजिए, इनकम जो है और सरप्लस कितना हो रहा था, कंजप्शन कितना हो रहा है ये देख लीजिए। नाबार्ड की 2018 की स्टडी है, इसको देख लीजिए आप। ठीक है, तो इनकम, कंजप्शन और सरप्लस ये बहुत जरूरी है। तो लार्ज फार्मर हो या स्मॉल फार्मर हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है।
ठीक है। तो उनकी कंजप्शन लेवल, उनका कंजप्शन इन्वेस्टमेंट लेवल डिफरेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा, जो उसका सरप्लस होगा वही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसमें प्लीज आप इस डेटा को देख लेना। और ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का डेटा है, ये दिखा रहा है क्लास, ठीक है। फिर हम दो चीजों की और बात करेंगे। तो आपको कंपेयर कहाँ कहाँ करना है क्लास, कंपेयर करना है एक तो लैंड होल्डिंग में, ठीक है, स्मॉल फार्मर और लार्ज फार्मर में। फिर देखना है कि इनपुट की बात करेंगे, तो जो लार्ज फार्मर है उसके पास इनपुट की कमी नहीं है, लेकिन स्मॉल फार्मर है उसके पास इनपुट है ही नहीं, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे सीड्स हो, चाहे जितने भी इनपुट लगते हैं वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसे हम क्रेडिट की बात करेंगे, तो जो स्मॉल फार्मर है उसके पास अच्छी सेविंग है नहीं है, उसको हर चीज के लिए बारो करना पड़ता है, इसीलिए वो रीडी होना जाता है, जिससे उसके डेट्स बढ़ते चले जाते हैं। वो फिर क्या करता है, अगर टाइम पे उसकी क्रॉपिंग प्रोडक्शन सही नहीं हुआ या उसका सेल नहीं होगी तो उसको प्रॉपर रेट नहीं मिलता है, तो क्या होता है फिर अपना जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस है, मतलब जिससे नेक्स्ट ईयर के प्रोडक्शन के लिए उसके पास मनी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तीसरी प्रॉब्लम है मार्केटिंग प्रॉब्लम की, तो मार्केटिंग में भी वही प्रॉब्लम है। इस तरह से इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और लैंड होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंपेयर कर लेना है। और फिर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि स्मॉल जो फार्मर है उसके पास सफिशिएंट लैंड एरिया नहीं है कि उस पर मल्टी क्रॉपिंग करे या उसको हाई मतलब लेवल पे एग्रीकल्चर करे, वो सिर्फ लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर करता है, जो उसका सरप्लस होता है उसको मार्केट में सेल कर देता है। तो यहाँ पर एक डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि अगर वो स्मॉल फार्मर जो होता है वो अपने होल्डिंग एरिया पे ट्यूबवेल्स लगाना, पंप सेट लगाना या ट्रैक्टर खरीदना या इस तरह से बड़े बड़े इक्विपमेंट नहीं अडॉप्ट कर सकता है, वो कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर नहीं कर सकता है। लेकिन जो लार्ज फार्मर है, बड़ा किसान है, वो ऐसा करता है। तो क्या करता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर देता है, हर चीज करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का एक बैकबोन है यार। कहना चाहता है कि लिविंग स्टैंडर्ड हमारी इकोनॉमी का जो देखा जाए तो 54% जो एम्प्लॉयमेंट है और जीडीपी का इतना परसेंट है, और कहीं कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम एग्रीकल्चर में बेस्ड हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर हम इस इक्विटी को, इस असमानता को कम करना है तो गवर्नमेंट को इसको फोकस करना पड़ेगा। अब मैं इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में आकर बताता चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग के लिए लैंड रिफॉर्म सिस्टम लाया, इसको बता देना आपको। इनपुट फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीमें अडॉप्ट किया हुआ है, आगे हम आपको पढ़ा देंगे कौन कौन। ऐसे क्रेडिट फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने रीजनल रूरल बैंक बनाए हुए हैं, ठीक है, और साथ साथ जो है गवर्नमेंट किसान क्रेडिट कार्ड या जो भी है बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई है, इसको समझना है। मार्केटिंग के लिए हम पिछले क्लास से पढ़ चुके हैं कि मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप अडॉप्ट किए हैं। उनकी इनकम डबल करने के लिए, उनका कंजप्शन लेवल इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड कर रही है, वो सब हम पढ़ा चुके हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है डाइवर्सिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट उसको लोन प्रोवाइड कर देती है, बहुत सारा कुछ कर रही है। तो हम ये कहते हैं कि नो डाउट कि फार्मर को इनकम को डबल करने के लिए, सब कुछ करने के लिए जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए इन सब चीजों को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, जो कि गवर्नमेंट अडॉप्ट किया हुआ है, ये समझ देना, आप ऐसे बता देना। तो हम इनमें इक्विटी लाने की बात कर रहे हैं, और जब इक्विटी आएगी तभी क्या होगा, इंक्लूसिवनेस होगा, आपको ये बताना है। मैं 1 2 लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ क्लास, आप पेज नंबर 31 पे देखेंगे तो सबसे पहला ग्राफ है, मिला बेटा, पेज नंबर 31 पे देखेंगे स्मॉल फार्मर का जो है क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। मैंने जो बातें बताई है शॉर्टकट में वही है। स्मॉल फार्मर फेस सेवरल चैलेंजेस, एक्सेस टू इनपुट एंड मार्केटिंग, दे नीड ए लेवल प्लेइंग फील्ड। एक्चुअली मेरे यहाँ कुछ मिसिंग है। सो टर्म ऑफ द लैंड्स, वाटर, इनपुट, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। और एरीगेशन ऑफ वैल्यू ऑफ चेंज, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है उस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है स्मॉल फार्मर में पड़ता है, बड़े बड़े फार्मर को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और लैंड का डिग्रेडेशन, एडॉप्टेशन या
जो वल्नरेबिलिटी है, जितने रिस्क है वो ज़्यादातर स्मॉल फार्मर झेल रहा है। ये आर्टिकल था 2011 में आया था। इसी के बाद नीचे बेटा देखेंगे स्मॉल फार्मर रिक्वायर्ड द सोशल इनपुट, तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर की बात करेगा। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे तो क्रेडिट की बात कर रहा है। सो इट इज ट्रू दैट हैव बीन सम इंपॉर्टेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द फार्मर क्रेडिट रिसेंटली ईयर, ठीक है। तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट कर रहा है। नॉट मच इंप्रूवमेंट द शेयर ऑफ द स्मॉल मार्जिनल फार्मर का इतनी इनकम नहीं बढ़ी हुई है। इंक्रीज इन द शेयर ऑफ इनडायरेक्ट क्रेडिट टू टोटल क्रेडिट ऑफ, ठीक है। एंड डी है सिग्निफिकेंट रीजनल इनक्वालिटीज ऑफ द क्रेडिट तो डिपेंडेंट मार्जिनल फार्मर्स। मैं आपको कहना चाहता हूँ क्रेडिट के बारे में बात कर रहा है वो कि डिफरेंट फार्म में डिफरेंट एरिया वाइज देखा जाए तो क्रेडिट एबिलिटी बहुत चेंज हुई है और बहुत स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर डिफरेंट देखा जा सकता है। इस तरह से क्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है जिसमें किस एरिया में और किस सेक्टर वाइज या क्रॉपिंग वाइज या गुड्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि लार्ज फार्मर जो बड़ा किसान है उसको तो अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर है उस ट्रांसफॉर्मेशन को मतलब उस एग्रीकल्चर को हाइब्रिड न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में उसको टाइम लगता है। देखो एक ब्रैकेट में बेटा लिखा हुआ है बोल्ड वर्डों में, मेनी ऑफ स्मॉल फार्मर कैन नॉट लीव agriculture because lack of opportunity in non-farming sector. Only option is to organize them into the group of the benefit from the cooperative approach and the increase in the farmer income. इसका मतलब समझ नहीं आया होगा क्लास, मैं आपको बताता हूँ कि जो बड़े बड़े फार्मर हैं वो तो अपना एग्रीकल्चर खुद के लिए उनके पास इक्विपमेंट है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर है वो कैसे इसको सस्टेन करेगा। तो ये बात कर रहा है कि जो सपोज दैट आपने सुना होगा यस जी क्या बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल कर लिया हुआ है, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑर्गेनाइज की है, गवर्नमेंट ने बनाई है हर सेक्टर के लिए। हम जब आप कभी लैंड रिफॉर्म अगले में पढ़ाऊंगा तो रिफॉर्म में पढ़ाऊंगा आपको, वहाँ पर ये होता है कि जैसे हम 3-4 फार्मर होते हैं क्लास, हमारे पास भी 1 एकड़ जमीन है, आपके पास भी 1 एकड़ है, सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें होती हैं, बहुत थोड़ा लैंड एरिया है, होल्डिंग एरिया। हम आपस में उस लैंड एरिया के क्या करते हैं एक कर लेते हैं, ठीक है, और हम आपस में ग्रुपिंग एग्रीकल्चर करते हैं। हम लोग जो प्रोडक्शन होता है मतलब इस बड़े लेवल पे कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब होता है कि सब अपनी लैंड्स एक दे देते हैं और उस पर मल्टी क्रॉपिंग होती है, एक बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर की जाती है, ठीक है। जैसे आपने कुल मिला के मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो स्मॉल फार्मर होते हैं अपना ग्रुप बना लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, वो इकट्ठा कलेक्टिव होकर के बैंक से लोन ले लेते हैं और फिर वो कलेक्टिव रूप से जो भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि स्मॉल फार्मर वो चीज़ अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जब कलेक्टिव हो जाएगा तो लैंड एरिया बड़ी हो जाती है, होल्डिंग एरिया साइज इंक्रीज हो जाता है और उस होल्डिंग एरिया पर जो है बैंक लोन प्रोवाइड कर देता है और फिर वो एक ऑर्गेनाइजर या एक इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ठीक है, तो इस करके हम कह सकते हैं। ऐसे क्लास आपको ईस्टर्न रीजन देख लेना है आपको और सेंट्रल रीजन वाइज देख लीजिए आप इंडिया में हर सेक्टर वाइज, तो आपको देखेगा कि बड़ा बड़ा डिफरेंसेस है और इस डिफरेंसेस को कैसे दूर किया जाए। नीचे देख लेना क्लास, बिहार की सिचुएशन है, उड़ीसा की सिचुएशन है और सेंट्रल पंजाब की बात कर रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात किया था तो वहाँ पर राइस और व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में मतलब कहाँ हुआ था, ठीक है, ईस्टर्न रीजन में हुआ था। ये सब आपको इसमें पढ़ लेना है क्लास, मैं 1 बाय 1 ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मुझे आपको बताना था कि इंक्लूसिवनेस को लेकर के सबसे पहली बात है कि स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर हैं उनकी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इंक्रीज करना है लैंड्स, ये सब चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को बेटर करेंगे तो इंक्लूसिवनेस आएगा। दूसरा था क्लास वुमेन्स इन एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या, अब यहाँ पर इक्वालिटी की बात क्या आ रही है, यहाँ पर इक्वालिटी की बात आ रही है कि वुमेन से मैन की बात कर रहा हूँ। एक फैमिली में डोमिनेंट पोजीशन पे सुना होगा आपने, पैट्रियार्की सुना होगा आपने, ठीक है, तो सारा जो डिसीजन होता है वो मेल का होता है।
या फीमेल का रोल कम होता है, लेकिन सारा काम जो है फीमेल करती है। बात यहाँ पर यही है, जो वुमेन्स का रोल है। क्लास देखिए, वुमेन्स इन एग्रीकल्चर, पेज नंबर उसी पेज पे आइए 124 पे या 32 पे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, वुमेन वर्क इन द लैंड प्रिपरेशन, मतलब एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से लेकर के मार्केट जाने तक सारा काम जो है वुमेन्स करती है। जैसे लैंड की प्रिपरेशन करना, सीड का सिलेक्शन करना, सीड प्रोडक्शन, सोइंग, अप्लाई फॉर मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिंग, प्लांटिंग, थ्रेसिंग, विनिंग, हार्वेस्टिंग, जितने भी एज वेल एज द हाउसबंड्री, एनिमल जो है डेयरिंग, फिशिंग, कलेक्टिव नॉन टिम्बर, जितने भी वर्क हैं कहीं न कहीं जो है वो वुमेन्स के द्वारा ही किए जा रहे हैं। और उनके पास, मेरा कहने मतलब यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जितना एग्रीकल्चर का मोस्ट वर्क जो है वुमेन्स करती हैं, लेकिन उसके पास राइट नहीं है, प्रॉपर्टी टू राइट कह रहा है कि वुमेन्स राइट टू द लैंड्स, लेकिन जमीन पे उसके जमीन किसके नाम होती है? मेल के नाम होती है। तो कहना कि यहाँ कहना चाहता है कि रेवेन्यू जो भी आता है उसका 1%, जैसे इनकम का जो मालिक होता है, जो कि प्रोडक्शन होता है, सब कुछ होता है, तो उसका जो शेयर्स होता है वो सिर्फ फैमिली में उसको क्रेडिट नहीं जाती है। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि वुमन को क्रेडिट जानी चाहिए, सारा काम एग्रीकल्चर में वो करती है, इसकी बात कर रहा है। तो इसमें जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है कि सोसाइटी में दो मेल फीमेल में इक्वलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आप पूरा पैराग्राफ प्लीज पढ़ना, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कुल मिला के कहना है कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वुमेन्स की सिचुएशन है। ठीक है, आप उसको पढ़ना क्लास। अगला क्लास एग्रीकल्चर एंड लिंकेज, एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन। तो एंड इमर्जिंग एरिया, देखो प्लीज आप इस पेज पे आइए, लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन इज डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, वुमन एम्पावरमेंट है, जितने भी ये हैं, क्योंकि हम चाहते हैं क्लास इंक्लूसिवनेस, समानता, तो सबको सेफ वाटर मिले, सबको हेल्थ प्रॉपर अच्छी हो, सबका एजुकेशन प्रॉपर अच्छा हो। ठीक है, सबके पास प्रॉपर्टी राइट्स मतलब हो। ठीक है, वुमन एम्पावरमेंट हो और पॉवर्टी नाम की चीज ना हो। तो ये सब तभी आएगी जब एग्रीकल्चर को प्रॉपर इस तरह से फोकस किया जाए कि उसकी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसमें न्यूट्रिशन बेटर हो, सब कुछ बेटर हो, और उसमें काम करने के लिए जो कि वुमेन्स ज़्यादा इन्वॉल्व है, उस वुमेन्स की हेल्थ भी बेटर होनी चाहिए, उसका एजुकेशन भी बेटर हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो। और इस सबसे के नीचे देखेंगे कि पॉवर्टी जो है रिडक्शन होगा। एग्रीकल्चर की डायवर्टी, देखो नीचे लिखा हुआ बेटा जी, एग्रीकल्चर इज ए की ड्राइवर ऑफ द पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, पाथवे बाय द न्यूट्रिशन इज डाइवर्सिफिकेशन, कहने मतलब है कि अगर आप पॉवर्टी रिमूवल की बात करते हैं तो पॉवर्टी रिमूवल तभी होगा जब बेटर न्यूट्रिशन होगा, और बेटर न्यूट्रिशन तभी मिलेगा जब बेटर एग्रीकल्चर होगा, और बेटर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन प्रोडक्ट तभी बेटर होगी जब ये इनक्वालिटी रिड्यूस होगी। तो कुल मिला के कहना चाहता है कि चाहे जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कहने मतलब है एक आम वुमेन्स में देखो और जो एग्रीकल्चर में काम करने वाली लेडीज है वुमेन्स, उसकी बात करें तो दोनों के न्यूट्रिशन में डिफरेंट है। वो दिन भर काम करती है यार, एक रोटी खाकर, सूखी रोटी खाकर दिन भर काम कर रही है, और वहीं पर दूसरी तरफ देखो जो नॉन वर्किंग वुमन है, जो फर्म में काम नहीं करती है, जो कि ठीक है, तो हाई क्लास के लोग हैं, जो उनमें डिफरेंस देखो, तो किस तरह से वो सर्वाइव करती है। इनक्वालिटी तभी आएगी, इंक्लूसिवनेस का मतलब यही होता है कि सिर्फ उसकी इनकम, इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है उसकी भी हेल्थ, उसका भी एजुकेशन, उसकी पॉवर्टी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी भी इनकम बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो न्यूट्रिशन है उनका बेटर होना चाहिए, और भी आगे इसको डेप्थ में ले जाने की बात कर रहा है क्लास। बेसिकली हम वुमन से फोकस कर रहे हैं, उनके न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। तो नीचे देखें बेटा जी, 2 बॉक्स लिखा हुआ है, जेंडर डायमेंशन लिखा हुआ है, और ऊपर एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन पाथवे लिखा हुआ है। तो एग्रीकल्चर एज ए फूड सोर्सेज है, एग्रीकल्चर सोर्सेज ऑफ इनकम है, और एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड फूड प्राइसेस है। तो ऊपर के जो 3 पैराग्राफ मतलब ये बॉक्स है, ये तो एग्रीकल्चर का न्यूट्रिशन की बात है, लेकिन जो जेंडर क्राइटेरिया, जेंडर डायमेंशन है नीचे लिखा हुआ बेटा जी।
वुमेन्स ओन न्यूट्रिशन स्टेटस, वुमेन एबिलिटी टू मैनेज यंग चाइल्ड, क्योंकि देखो वो कहीं ना कहीं फैमिली भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, उसका हेल्थ इफेक्टिव होता ही है। तो कहने का मेरा मतलब है, और एग्रीकल्चर में काम भी करती है, और एग्रीकल्चर की इनकम से पूरी देश की कंट्री का जीडीपी बेटर हो रहा है। तो बात यहाँ पर ये आ रही है कि इंक्लूसिवनेस तब होगा जब देश की अगर जीडीपी बेटर हो रही है, और देश की जीडीपी बेटर होती है तो देश का पर कैपिटल इनकम बेटर हो रहा है, और जब आपका पर कैपिटल इनकम बेटर हो रहा है तो उस पर कैपिटल इनकम का जो शेयर है वो रूरल एरिया में बिलो पॉवर्टी लाइन के जो वुमेन्स है, जो मार्जिनाइज्ड ग्रुप है, जो SC ST है, जो विकलांग है, ऐसे लोगों को उनका शेयर मिले, तो वो इंक्लूसिवनेस पॉलिसी कहलाती है। और ये पॉलिसी तभी आएगी जब एग्रीकल्चर में से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो बेटर हो, प्लस उसमें काम करने वाले जो वुमेन्स हैं उनकी सब कुछ बेटर हो, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उनको प्रॉपर फूड मिले, ताकि वही जो है मतलब एक प्रॉपर ड्राइव करती हैं। तब कहा जाएगा कि एग्रीकल्चर जो है इंक्लूसिवनेस पॉलिसी अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में काम करने वाला कोई है, मान चले नॉन फार्म सेक्टर की बात करें क्लास, ऐसे जनरली डिस्कस करते हैं। अगर एक फैक्ट्री में काम करता है तो उसको डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ घटना घट जाती है, तो उसको कुछ फंड बोनस मिलता है। लेकिन एग्रीकल्चर एक नॉन सेक्टर है, यहां पर उसको कुछ नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब एक तरफ तो कितना रिस्क भी है, और दूसरी तरफ उसका प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। मेरी बात साथ कन्वे हो रही होगी कि पूरा रिस्क है। तो मतलब किस तरह से सोसाइटी को मतलब जीडीपी के मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देने वाली, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है वो नॉन फार्म सेक्टर है, मतलब फार्म सेक्टर है। और फार्म सेक्टर में अनसिक्योरिटी कितनी है, कभी प्राइस की टेंशन, कभी मार्केट ना गुड्स के ना बिकने की टेंशन, ठीक है, बहुत सारी टेंशन है। मतलब आपने जितनी बात किया, तो इस सबको एक प्रॉपर वे में लाने की बात कर रहा है। ठीक है, और ये तभी होगा जब टिकल डाउन थ्योरी, मतलब जीडीपी का शेयर सब तक जाके पहुंचे, तो इसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए कहने मतलब है कि इंक्लूसिवनेस तभी आएगा जब ये 4-5 चीजें बेटर होंगी। तो अगला कहा देखो कह ही रहा है वुमेन एम्पावरमेंट एंड न्यूट्रिशन। वुमेन एम्पावरमेंट तभी आएगी जब प्रॉपर उनका न्यूट्रिशन होगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ यहाँ पर खाने से नहीं है, यहाँ पर न्यूट्रिशन मतलब होता है उससे जो है उनका बहुत सारी चीजें क्लास कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि उनको अवेयरनेस होना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उन सबके प्रॉपर नॉलेज होती है, सब कुछ है। तो इनको राइट भी मिले, जब इनके पास प्रॉपर्टी राइट होगा, इनके पास इनकम का राइट होगा, इनके भी बैंक अकाउंट होने चाहिए, ठीक है, इनके खाते में पैसा आना चाहिए, ये सारा डिसीजन मेकिंग करती हैं। कुल मिला के मुझे ये बताना है आपको क्लास कि नीचे देखो पैराग्राफ नंबर 126 पे देखो पेज पे, improving the productivity as women farmer as well as income level of women agriculture laborers in a crucial of the contribution improvement nutrition. The gender bias, that is the functioning institutional information, extension, credit, input, marketing needs, ठीक है, urgent corrections, think about the ability, domestic responsibility and social constraints। यार कितनी वुमेन्स के पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, और सोशल पास मतलब एक हमारा सिंपल मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है क्लास, बात समझिए। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है एम्पावरमेंट, चाहे वो सोशल एम्पावरमेंट हो, चाहे इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। सोशल एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि सोसाइटी में स्टेटस मिले। इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट होता है कि एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो उनके पास एग्रीकल्चर का शेयर आए, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है कि उनको सोसाइटी में उसके हर चीज में कंट्रीब्यूशन हो, उनको वो राइट्स मिले, चाहे लैंड हो, चाहे हर, ठीक है, एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सेफ वाटर हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, ये सब मिलने से बात है। तो मेरा सिंपल यहाँ पर ये कहना चाहता क्लास, इसको प्लीज पढ़ लेना अच्छी तरह से। मैं समराइज कर रहा हूं कि जो पॉलिसी है इक्विटी के लिए, उसमें मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर की बात कर रहा है, उसको कैसे क्लियर करना है, प्लस एग्रीकल्चर का वुमेन्स का क्या रोल है हमने वो भी देखा, और उसको रोल को डिनाई ना करते हुए ये। फिर दूसरी बात है
कि एग्रीकल्चर का न्यूट्रिशन के साथ लिंक किया आपने और एग्रीकल्चर का आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिंक किया। कुल मिला के इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में मेल फीमेल बराबर हैं। जो जेंडर वाइज दिखता है आपको तो नहीं पता होगा क्योंकि आप रूरल एरिया में नहीं रहते। हम रूरल एरिया के, हमें पता है कि किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस होता है। सारा काम वुमेन्स करती है लेकिन फिर भी उसके खाते में कुछ पैसा नहीं होता, उसको खुद का डिसीजन नहीं होता, उसको डोमेस्टिक वायलेंस हर चीज़ मतलब झेलना पड़ता है। ठीक है, उसे किसी भी चीज़ में सोचने की मतलब उसको कोई राइट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ करे लेकिन अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट तभी आएगी जब उनके पास खुद की राइट्स हो गए। ये मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है तो उसको मतलब सब कुछ फैसिलिटी हो। ठीक है, तो ये सब कहने का मतलब ये है। असल में इकोनॉमिक ग्रोथ तभी कहा जाता है। ऐसा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम हर चीज़ में ग्रोथ कर ही रहे हैं, लेकिन वाकई में इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगा जब सोसाइटी में ये चीज़ें इक्वलिटी आए, सस्टेनेबिलिटी आए और ग्रोथ हो, और ऐसी ग्रोथ हो जो सोसाइटी के हर सेक्शन को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाए। तो चाहे वुमेन्स को, चाहे मार्जिनाइज्ड ग्रुप हो, चाहे SC ST हो, चाहे वो रीजनल वाइज हो, चाहे डिस्पैरिटीज हो, उन सबको रिड्यूस करते हुए हमें डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है क्लास। तो इसके लिए गवर्नमेंट के स्टेप्स उठाए गए हैं। आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसमें कुछ ऐड कर देंगे और बताएंगे कि इस दिशा में बहुत सारा प्रयास किया गया है। ठीक है, जब हम रिफॉर्म पढ़ाएंगे तो आगे आपको पढ़ाएंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हुए हैं, या आगे हम गुड गवर्नेंस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या अडॉप्ट किया गया है क्लास। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉलिसी हमारी रहेगी सस्टेनेबिलिटी। तो कल हम पढ़ेंगे पॉलिसी ऑफ सस्टेनेबिलिटी और इसके बाद परसों हम इसको खत्म कर देंगे क्लास। सो उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ आ गया होगा। ज़्यादा डेप्थ में आप रीडिंग से पढ़ लेना। मैं एक आपको रफली आइडिया दे रहा था क्योंकि सारी लाइन टू लाइन पढ़ के समझाना पॉसिबल नहीं है। सो होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।